तो जो लड़ी दक्षता होती है इसको बढ़ाने के लिए हम लाइन चालक के निकटवर्ती विद्युत रोधी शक्ति के अक्रॉस हम उच्चतम वोल्टतापात अर्थात EN और धारितानुपात K को क्या करते हैं, घटाकर लड़ी की दक्षता बढ़ा सकते हैं। अर्थात जो अक्रॉस उच्चतम वोल्टेज ड्रॉप है EN और धारिता का अनुपात K है, इसको घटाकर क्या है, लड़ी की दक्षता को बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार लड़ी के अक्रॉस समान वोल्टता वितरण से प्रत्येक शक्ति के अक्रॉस वोल्टता का मान बराबर होने से क्या होता है, लड़ी दक्षता बढ़ जाती है। अर्थात जो हमारा लड़ी के अक्रॉस समान वोल्टता वितरण है, इससे क्या है, प्रत्येक शक्ति के अक्रॉस वोल्टता का मान यदि बराबर होगा तो बराबर होने से क्या है, लड़ी की दक्षता बढ़ जाएगी। तो जो ये लड़ी की दक्षता है इसको हम 3 विधियों से बढ़ा सकते हैं। तो जो सबसे पहली विधि है हमारी वो है विद्युत रोधक अभिकल्पन विधि। विद्युत रोधक अभिकल्पन या अभिकल्प विधि। ठीक, तो जो विद्युत रोधक अभिकल्प विधि रहती है इसमें क्या करते हैं हम, जो धारिता अनुपात रहता है K, इसका मान घटाने से क्या है, हमारी लड़ी दक्षता बढ़ती है। और जो यह अनुपात रहता है K = CS/CM, तो इससे स्पष्ट होता है कि जो लड़ी की पारस्परिक धारिता है, CS हमारी क्या है, पारस्परिक धारिता, इसके घटने से क्या है, पारस्परिक धारिता जो CM है उसके बढ़ने से धारिता अनुपात K का मान क्या है, घटता है। या तो हमारी जो ये पारस्परिक धारिता CS है ये घट जाए, या हमारी जो पारस्परिक धारिता है CM ये बढ़ जाए। तो बढ़ने से क्या है, हमारा K का मान घटता है। तो पारस्परिक धारिता CM = जो CM होती है वो होती है ε0A/D। तो CM के बढ़ने से अर्थात पारस्परिक धारिता को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, विद्युत रोधी डिस्क की मोटाई, जो हमारी डिस्क होती है उसकी मोटाई हम क्या करते हैं, D, और पृष्ठ क्षेत्र A क्या है, वो अधिक होना चाहिए। तो पारस्परिक धारिता बढ़ाने के लिए डिस्क की मोटाई और उसका पृष्ठ क्षेत्र अधिक होना चाहिए। तो इस तरीके से जो मोटाई D रहती है इसका मान कम करने के लिए डिस्क को क्या करते हैं, पतले बनाने से यदि पारस्परिक धारिता CM का मान घटता है परंतु जो डिस्क की यांत्रिक सामर्थ्य है और सामर्थ्य की विद्युत वेधन क्षमता है वो भी क्या है, घट जाती है। अर्थात जो हमारी डिस्क है इसकी मोटाई D का मान कम करने के लिए डिस्क को क्या करते हैं, पतले बनाने से जो हमारी पारस्परिक धारिता रहती है उसका मान घटता है। लेकिन अगर हम उसकी मोटाई बढ़ा दें तो पारस्परिक धारिता का मान क्या है, बढ़ जाएगा। और जब पारस्परिक धारिता का मान घटता है तो डिस्क की यांत्रिक सामर्थ्य की विद्युत वेधन क्षमता भी क्या है, घट जाती है। तो इसलिए विद्युत रोधी डिस्क को एक निश्चित सीमा से अधिक पतला नहीं बनाया जा सकता। तो ये हमारी जो विधि थी वो थी हमारी विद्युत अभिकल्पन विधि। अब हम बात करेंगे अनुप्रस्थ बाहु अभिकल्पन विधि। अनुप्रस्थ बाहु अभिकल्प विधि। तो इसमें क्या होता है, जो उच्च लड़ी दक्षता के लिए धारिता का अनुपात K का मान जो होता है वो निम्न होना चाहिए। लंबी अनुप्रस्थ बाहु का प्रयोग करके अर्थात जो कड़ी तथा जो भूयोजित आलम के बीच के वायु अंतराल D को क्या है, बढ़ाकर लड़ी की अनुप्रस्थ बाहु की लंबाई सीमित रखनी पड़ती है। दूसरे अधिक लंबी अनुप्रस्थ बाहु के शक्तिशाली आलम और सुदृढ़ नींव की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए धारिता K के मान को हम 1/10 से कम करना मितव्ययी सिद्ध नहीं होता। अर्थात जो हम इसकी भुजा है उसको हम लंबा करते हैं तो लंबा करने से क्या है, उससे हमारा भूयोजित और आलम के बीच में जो वायु अंतराल D है उसको बढ़ाकर हम अनुप्रस्थ बाहु की लंबाई सीमित रखनी पड़ती है। दूसरा
जो अधिक अनुप्रस्थ बाहु के शक्तिशाली के लिए हम क्या चाहिए, शक्तिशाली आलम चाहिए, और उसकी नींव भी क्या चाहिए, सुदृढ़ नींव की आवश्यकता चाहिए। अर्थात जो ये हमारा आलम है, इसकी जो अनुप्रस्थ बाहु है, ये हम बढ़ाएं तो बढ़ाने से क्या है, इस पर जो सपोर्ट है उस पर ज़्यादा फोर्स पड़ेगा। तो इस तरीके से जो इसका बेस है वो भी क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। तो इसलिए जो धारिता का अनुपात के मान को हम 1/10 से कम करना मितव्ययी सिद्ध नहीं होता, अर्थात हम 1/10 से ज़्यादा कम इसे नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं स्थैतिक आवरण विधि की। स्थैतिक आवरण विधि। तो इस विधि के अंतर्गत क्रम कारक वलय अर्थात जो रक्षी वलय होती है को लाइन चालक के निकट स्थित निलंबित विद्युत रोधकों को न्यूनतम डिस्क के चारों ओर व्यवस्थित करके क्रम कारक वलय लाइन वोल्टता को धारण कर लेती है। तो लाइन चालक के निकट वाली डिस्क की पारस्परिक धारिता CM को बढ़ाकर और साथ साथ कड़ी और भूयोजित आलम के बीच की पासठ धारिता CS को करती है, और किसी सीमा तक जो लड़ी के अक्रॉस वोल्टता का मान रहता है वो समान वितरण हो जाता है। अब इसके अलावा जो हमारा जो रक्षी वलय दक्षता बढ़ाने के साथ साथ क्या है, अटी वोल्टता और स्फुरन वोल्टता के समय आर्किंग हार्न के अंग का कार्य करता है। तो इस तरीके से ये हमारी 3 मेथड्स थे लड़ी दक्षता को बढ़ाने के लिए। तो पहला मेथड था हमारा विद्युत रोधक अभिकल्पन विधि, दूसरा था अनुप्रस्थ बाहु अभिकल्पन विधि, तीसरा था स्थैतिक आवरण। तो इन तीनों से हमने इसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर अर्थात चालकों का पक्षांतरण। तो सिरोपरी लाइन चालकों में कला अनुक्रम का बदलना ही हमारा क्या कहलाता है, चालकों का पक्षांतर कहलाता है। तो जो हमारी सिरोपरी लाइन रहती है उसमें हम क्या करते हैं, फेस का बदलना अर्थात चालकों के कला अनुक्रम का बदलना हमारा चालकों का पक्षांतर कहलाता है। इसमें चालकों को आलम्ब पर किसी नियत दूरी पर उनकी स्थिति बदली जाती है, अर्थात चालकों को आलम्ब पर हमारी जो रहती है उसमें किसी नियत दूरी पर उनकी स्थिति को बदल दिया जाता है, जिसमें 3 फेस ओवरहेड लाइंस में प्रत्येक चालक को केवल 3 स्थितियों से गुजरना पड़ता है। अर्थात जो हमारी अगर हम इसे बदलते हैं तो उसमें क्या होता है, प्रत्येक चालक को 3 स्थितियों से गुजरना पड़ता है। इसमें लाइन के चालक की संपूर्ण लाइन को जो लाइन के चालक रहते हैं उनकी संपूर्ण लाइन को 1/3 लंबाई के लिए व्यवस्थित किया जाता है। तो इस तरीके से जो हमारी 3 फेस संचरण लाइन रहती है इसमें प्रत्येक चालक संचरण लाइन के 1/3 लंबाई में अपनी तीनों परिस्थितियों को क्रमशः संपूर्ण करता है, अर्थात तीनों को वो चेक कर लेता है कि 3 फेज लाइन है तो प्रत्येक चालक से क्या है 3 कंडीशंस गुजरती हैं, अर्थात तीनों परिस्थितियों को ये क्रमशः संपूर्ण करता है। पक्षांतरण के संपूर्ण एक चक्र को हम क्या कहते हैं, बैरल कहते हैं। जो हमारा पक्षांतरण है इसका पूरा एक चक्र गुजरता है तो उसको हम क्या कहते हैं, बैरल कहते हैं। जैसे हमारी ये कोई लाइन रही, ये हमारी R, ये बाई, ये B, तो यहाँ पे अगली पोजीशन पे आया, यहाँ पे क्या हुआ, ये R हो गया, ये B, ये बाई, यहाँ पे आया, यहाँ पे क्या हुआ, ये R हो गया, ये B, ये बाई, फिर यहाँ से यहाँ तक ये इसका पूरा क्या रहा, एक सिंगल पक्षांतर, अर्थात ये अपनी पोजीशन से चल के अपनी पोजीशन में आ रहा है। तो यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या कहला रही है, एक पैरेलल कहला रही है, जिसमें क्या आई है 3 कंडीशन, अर्थात 3 परिस्थितियों में चेंज होता है। कोई भी चालक रहे वो क्या है 3 परिस्थितियों में चेंज होता है, और 3 परिस्थितियों में चेंज होने के बाद क्या है वो अपनी ही परिस्थिति में आ जाता है एक पैरेलल के बाद। तो इसमें चालकों के बीच की दूरी जो रहती है वो क्या रहती है, समान रहती है, अर्थात जो चालकों के बीच की दूरी ये है तो अगले बैरल पर भी या आगे भी चालकों की दूरी ये समान ही रहेगी, और प्रत्येक चालक समबाहु स्थिति में स्थापित रहती है। और जो हमारा प्रत्येक चालक रहता है वो क्या रहता है, समबाहु स्थिति में स्थापित रहता है।
तो इस तरीके से जो संचरण लाइन है तो इसकी 1/3 लंबाई में अपनी तीनों परिस्थितियों को क्रमशः संपूर्ण करती है। तो जो हमारी इसकी 1/3 लाइन रहती है उसमें ये L/3 है, तो इसमें ये अपनी जो परिस्थिति है उसको पूर्ण करती है। तो इस तरीके से A के लिए, B के लिए, फिर ये A, फिर B, तो इस तरीके से क्या है L/3 में अर्थात 1/3 लाइन में ये संपूर्ण परिस्थिति को पूर्ण कर रहा है। तो अब आता है चालक पक्षांतरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो जो ये चालक का पक्षांतरण है इसकी आवश्यकता सर्वोपरि संचरण और वितरण लाइन जो होती हैं वो क्या होती हैं, खुले वायुमंडल के कुप्रभावों, जैसे हमारी जो ये खुले वायुमंडल में रहती हैं तो इसमें खुले वायुमंडल में भी कुप्रभाव रहते हैं। किस किस के कुप्रभाव होते हैं, ये हो जाते हैं हमारे बर्फ़ हो जाता है, ओला हो जाता है, तेज़ हवा हो जाती है, ठीक, गर्मी हो जाती है, आंधी हो जाती है, वायुमंडलीय कुप्रभाव हो जाते हैं, या चालक का खुद का भार हो जाता है जिसके कारण सर्वोपरि लाइन में झोल की उत्पत्ति हो जाती है अर्थात सैग उत्पन्न हो जाता है। तो इससे लाइन चालकों के बीच की दूरी क्या है, असमान हो जाती है अर्थात जो हमारे ये लाइन चालक रहते हैं तो इनके बीच में झोल आ जाता है, तो झोल आ जाता है तो इनके बीच की दूरी क्या है, असमान हो जाती है। तो जो क्या है चालक के प्रेरकत्व और धारिता पर निर्भर करती है अर्थात चालक के प्रेरकत्व L और धारिता C पर डिपेंड करती है। तो इसलिए हमें क्या चालक के पक्षांतरण की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हम चालक का पक्षांतरण करते हैं। जैसे कि जो हमारी ओवरहेड लाइंस हैं इनमें चालक के स्वभार और कुप्रभाव के कारण क्या है झोल उत्पन्न ना हो अर्थात जो हमारे चालकों के बीच की दूरी है वो असमान ना हो, तो इसलिए हम इनका उपयोग करते हैं। आगे हम बात करते हैं वाइब्रेशन की, या हिंदी में से कहें तो अवमंदन। तो जो ओवरहेड लेंस रहती हैं इसमें अवमंदन का प्रयोग हम करते हैं। तो वो कैसे करते हैं, तो जो ओवरहेड लाइंस रहती हैं या वितरण लाइंस, संचरण लाइन और वितरण लाइन रहती हैं तो इनमें आंधी, तूफान, बर्फ़ इत्यादि के कारण क्या होता है ओवरहेड लाइंस में कंपन होने लगते हैं। इसमें जो संयोजक जोड़ों और जकड़न बिंदुओं, सिकंजों, कब्जों इत्यादि पर क्या होता है झटका लगने से चालक टूटकर गिर जाते हैं। जब ये बारिश, आंधी और तूफान में ये हिलते हैं तो हिलने से क्या होता है वाइब्रेशन होने लगता है। वाइब्रेशन होने से तो ये जहाँ पे कनेक्टेड होते हैं, जहाँ जोड़ों पे कनेक्ट होते हैं या फिर जो जकड़न होती है या बिंदु होते हैं, कुछ सिकंजे होते हैं, कब्जे होते हैं, तो वो क्या होते हैं झटके लगने से टूटकर गिर जाते हैं। और लाइन चालक में क्या होता है प्रदोष आ जाता है, जो हमारा लाइन चालक रहता है और उसमें दोष आ जाता है। तो इस घटना को न्यूनतम करने के लिए हम क्या करते हैं अवमंदन का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए कंपनों को अवमंदित करना नितांत आवश्यक है अर्थात जो कंपन है उन्हें हम अवमंदित कर दें तो वो क्या है बहुत ज़रूरी है टेम्पर करना। तो इसके लिए जो हमारे कंपन हैं इनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। तो पहला कंपन हमारा हो जाता है अति निम्न आवृत्ति कंपन। अति निम्न आवृत्ति कंपन। तो जो अति निम्न आवृत्ति कंपन रहता है ये सामान्य गति से चलने वाली हवा के कारण उत्पन्न होते हैं। इनमें सिरोपरी लाइन, कंडक्टर स्पेस में धीमी गति से झूलते हैं। तो इस तरह के कंपनों से लाइन को कोई क्षति नहीं होती अर्थात जो हमारा एक कंपन को वाइब्रेशन को हमने लो क्वालिटी में डाला है तो उसमें क्या होता है उसमें जो ये हवा की गति के कारण उत्पन्न होते हैं। तो इनसे क्या है सिरोपरी लाइन के कंडक्टर और स्पेस में धीमी गति से झूलते हैं। तो इस तरीके के कंपनों से क्या है हमें कोई हानि नहीं होती। दूसरे टाइप के कंपन है हमारे निम्न आवृत्ति कंपन। ये था हमारा अति निम्न आवृत्ति, ये क्या है हमारा दूसरा टाइप है निम्न आवृत्ति कंपन। निम्न आवृत्ति कंपन।
तो ये हमारे निम्न आवृत्ति कंपन रहते हैं। अब ये निम्न आवृत्ति कंपन कौन से होते हैं? तो सिरोपरी लाइन चालक में जिसकी आवृत्ति 1 चक्र प्रति सेकंड से लगभग होती है, अर्थात 1 चक्र प्रति सेकंड के लगभग होती है। तो 1 चक्र प्रति सेकंड के लगभग होती है। तो ये क्षैतिज तेज हवा, आंधी, तूफान आदि से उत्पन्न होते हैं और इनका आयाम 10 दिशाओं में से किसी भी एक दिशा में 5 मीटर या इससे अधिक होता है, अर्थात जो हमारा आयाम है वो किसी भी दिशा में 5 मीटर से अधिक हो, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा निम्न आवृत्ति कंपन होगा, जिससे लाइन परस्पर क्या है, टकराकर लघुपतित या शॉर्ट सर्किट हो सकती है। तो इस जगह पे हमारी कौन सी फ्रिक्वेंसी यूज हो रही है? यहाँ पे हो रही है हमारी निम्न आवृत्ति कंपन। अब हम बात करते हैं हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन। हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन, उच्च आवृत्ति कंपन। तो इस तरीके से हमें क्या 3 भागों में बांटा है। पहली थी हमारी अति निम्न आवृत्ति, दूसरी थी निम्न आवृत्ति कंपन और तीसरी है हमारी अति उच्च आवृत्ति या उच्च आवृत्ति कंपन। तो इस आवृत्ति में 5 से लेकर 100 चक्र प्रति सेकंड तक हो सकती है। तो जो इसकी आवृत्ति कितने से 5 से लेके 100 चक्र प्रति सेकंड तक हो सकती है, लेकिन जो इसका आयाम है वो केवल 2.5 सेंटीमीटर तक 2.5 सेंटीमीटर तक ही सीमित रहता है। ये चक्रवात अर्थात ऊपर की ओर उठने वाली घुमावदार तेज हवा से उत्पन्न होते हैं। तो इस तरीके से जो हमारी निम्न आवृत्ति थी उसमें 1 चक्र प्रति सेकंड के लगभग आवृत्ति थी, लेकिन जो हमारी हाई फ्रिक्वेंसी है तो इसमें क्या है 5 से लेकर 100 चक्र प्रति सेकंड तक की आवृत्ति हो सकती है और इनका आयाम कितना हो सकता है 2.5 सेंटीमीटर तक सीमित रहता है। और ये चक्रवात अर्थात ऊपर की ओर उठने वाली घुमावदार तेज हवा से उत्पन्न होते हैं। तो इस तरीके से ही हमारी अति निम्न कंपन आवृत्ति और निम्न आवृत्ति कंपन और उच्च आवृत्ति कंपन वाले पॉइंट हो गए। अब हम बात करते हैं वाइब्रेशन डैम्पर की। वाइब्रेशन डैम्पर, तो जो वाइब्रेशन डैम्पर होते हैं, वाइब्रेशन डैम्पर ठीक। तो वह युक्ति जो सिरोपरी लाइन में उत्पन्न होने वाले कंपनों के आयाम को कम करती है या समाप्त करती है, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, वाइब्रेशन डैम्पर कहलाते हैं। वो हमारे क्या कहलाते हैं, वाइब्रेशन डैम्पर कहलाते हैं। यह जो होते हैं वो क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हो जाता है हमारा स्टॉक ब्रिज डैम्पर और दूसरा हो जाता है बेस पैरेलल वायर डैम्पर। तो इनके बारे में बात करते हैं। तो ये हमारा स्टॉक ब्रिज डैम्पर, ठीक। तो ये स्टॉक ब्रिज डैम्पर रहता है। इसमें क्या रहता है, इसमें सिरोपरी लाइन के चालक को साधने के लिए इसको क्या करते हैं, क्रॉस आर्म पर लगाते हैं और इसकी 2 लघु बेलन, ये हमारी जो बेलनाकार केबल है, ये सिकंजा है, इसमें ये मुख्य चालक है जिसे हमने कसा हुआ, ये हमारा बेट है और ये बलदार केबल है, बेलनदार केबल है। तो इस तरीके से जो रहता है इसके क्रॉस आर्म पर लगाते हैं और इसकी जो 2 लघु बेलन होती हैं जिनका भार 1 से 8 किलोग्राम तक हो सकता है, यह 1 से 2 फुट लंबी बलदार केबल से जुड़ा होता है। ये जो केबल होती है ये कितने 1 से 2 फीट के बीच की होती है। जो जुड़ा होने के साथ क्या होता है, इस केबल से केबल के केंद्र पर लगे क्लैंप की सहायता से, जो केबल है केबल के क्लैंप है, ये क्लैंप लगा है जो इसके केंद्र पर, इसकी सहायता से क्या है
मुख्य लाइन चालक से लगा रहता है। अब ये मुख्य लाइन चालक है, उससे ये लगा रहता है। तो इस प्रकार यह अवमंदन एक बेलनाकार भार के रूप में मुख्य चालक के नीचे, जो हमारा मुख्य चालक हो गया, इसके नीचे ये लगा रहता है। और चालक में कंपन उत्पन्न होने पर क्या होता है, जो बलदार केबल है यह कंपन को अवशोषित कर लेती है, अर्थात इसमें जो वाइब्रेशन होता है वो यह उसको अवशोषित कर लेती है और अवशोषित ऊर्जा को ताप ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अर्थात जो ये ऊर्जा को अवशोषित करती है उसको कितना कर देता है, ताप ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो जो इसकी प्रारंभिक कीमत क्या है, बहुत अधिक होती है। तो इसकी प्रारंभिक कीमत अधिक होने से क्या है, इसका उपयोग हम बहुत कम करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा स्टॉप ब्रिज डैम्पर हो गया या स्टॉप ब्रिज अवमंदन हो गया। तो हम इस अवमंदन की सहायता से जो वाइब्रेशंस होते हैं उनको बहुत कम कर सकते हैं और उनको ये कम करके क्या करती है, ताप में बदल देती है। और ताप क्या है, वातावरण में अवशोषित हो जाता है, अर्थात अवशोषित ऊर्जा को ताप ऊर्जा में परिवर्तित करती है। और लेकिन इनकी कीमत क्या है, बहुत अधिक होती है, जिससे कि इनका उपयोग क्या है, बहुत कम होता है। दूसरा है हमारा बेट्स टाइप पैरेलल वायर अवमंदन। ये है हमारा बेट्स टाइप पैरेलल वायर ठीक। तो जो सर्वोपरि लाइन का चालक का 8 मीटर से लेकर 10 मीटर तक का लंबा एक टुकड़ा होता है, जिसे क्या कहते हैं, कवच छड़ अथवा अवमंदन छड़ कहते हैं। इस छड़ को हम क्या करते हैं, मुख्य लाइन चालक के लाइन के साथ समांतर में इंसुलेटर क्लैंप के पास सिंगल बोल्ट था, इस तरीके से हमारा ये होकर रहता है और ये चकती रहती है। ये हमारी क्या होती है, लड़ी हो जाती है। ये आर्किंग हार्न हो जाता है हमारा, क्रमकरण वलय होता है और ये होता है हमारा मुख्य चालक। तो क्या होता है, इस मुख्य चालक के नीचे हम 8 से लेके जो रहता है 10 मीटर तक का एक लंब का एक टुकड़ा होता है, जिसे हम कवच छड़ या अवमंदन छड़ कहते हैं। ये हमारी क्या है, डैम्पिंग रॉड है। तो इस छड़ को मुख्य लाइन के समांतर में इंसुलेटेड क्लैंप से, जो ये क्लैंप है, इन क्लैंप्स की सहायता से हम क्या करते हैं, सिंगल बोल्ट अथवा बंधक तारों के द्वारा हम कस देते हैं। तो यह जो अवमंदक छड़ के आधार रहती है, छड़ ही जो है वो आधार अर्थात क्लैंप पर यांत्रिक कंपनों को कम करती है। तो जो ये छड़ है वो क्या करती है, इसमें जो वाइब्रेशन होते हैं उनको कम करती है, जिससे कंपनों के कारण क्लैंप पर लाइन चालक के टूटने की संभावना क्या है, कम हो जाती है। तो जो ये लाइन कंडक्टर को यहाँ पे कंडक्टर पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पर इसके टूटने की संभावना कम हो जाती है। और सस्ता होने के कारण इस अवमंदन का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। तो जो हम अधिकतर यूज करते हैं वो इसी अवमंदन का यूज करते हैं, जैसा कि कम खर्च में इसका उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं सर्वोपरि लाइनों पर प्रयुक्त सुरक्षात्मक इकाइयों की। सेफ्टी डिवाइस यूज्ड ऑन ओवरहेड लाइंस, अर्थात सर्वोपरि लाइनों पर प्रयुक्त सुरक्षात्मक युक्तियाँ। तो जो सर्वोपरि लाइन होती हैं, इन पे हम बहुत सी सेफ्टी डिवाइसेस का उपयोग करते हैं। तो ये सेफ्टी डिवाइसेस बहुत प्रकार की होती हैं। जैसे जो हमारी पहली डिवाइस है उसका नाम है फ्यूज यूनिट। फ्यूज यूनिट। तो जो फ्यूज इकाइयाँ रहती हैं उनका हम उपयोग करते हैं, जो ये हमारी ओवरहेड लाइन्स रहती हैं इनको बचाने के लिए। दूसरा है हमारा आइसोलेटिंग स्विच।
आइसोलेटिंग स्विच या विलयकारी स्विच है। तो आइसोलेशन स्विचेस का भी हम उपयोग करते हैं। तीसरा है हमारा लाइटिंग अरेस्टर, LIGHTING। इसका भी उपयोग हम सेफ्टी डिवाइसेस के तौर पर करते हैं, अर्थात तड़िक निरोधक। चौथा है हमारा चोक कॉइल्स। इन चोक कॉइल्स का भी यूज़ हम, इसके अलावा हम चोक कॉइल्स का यूज करते हैं। और बात करें तो स्तंभों के शीर्ष पर परिचालित सतत भूतार का, अर्थात कंटिन्यूस अर्थ वायर रनिंग ऑन द टॉप ऑफ टावर्स। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, टावर्स के टॉप पर एक अर्थ वायर साथ साथ चलता है। इसके अलावा छठा है हमारा सिरोपरी लाइन के नीचे प्रयुक्त बी गार्ड्स या बी गार्ड्स यूज्ड बिलो ओवरहेड लाइंस। तो हम ओवरहेड लाइंस के नीचे बी गार्ड्स का यूज करते हैं। और सिरोपरी लाइन के नीचे अथवा ऊपर प्रयुक्त गार्ड तारे, अर्थात गार्ड वायर यूज्ड बिलो और एबव द ओवरहेड लाइंस। ये हम इसलिए यूज करते हैं कि इनके टूट कर गिरने का खतरा ना रहे, और अगर कुछ रहे तो उससे कनेक्ट हो जाएंगे। इस्पात ढांचा तथा रक्षी तारों की भू योजन, अर्थिंग ऑफ द स्टील स्ट्रक्चर एंड गार्ड वायर्स। कंपन अवमंदकें, अर्थात वाइब्रेशन टेम्पर। पक्षी या परिंदा रक्षी युक्तियाँ या बर्ड गार्ड्स डिवाइस, अच्छा जिससे कि जो पोल्स होते हैं, पोल्स पर लंबी कील निकली हुई देखी होगी, जिसके द्वारा क्या होता है, पक्षियों को उस पर बैठने से रोका जाता है। तो इस तरीके से ये जो हमने पढ़ी वो संचरण लाइनों की संरचनात्मक विशेषताओं के बारे में पढ़ा। तो जो ये संचरण लाइन की संरचनात्मक विशेषताएं थी, इसमें हमने जो सपोर्ट्स के बारे में पढ़ा, इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ा और कंडक्टर के बारे में पढ़ा। इसके अलावा डैम्पर्स के बारे में पढ़ा और संचरण लाइन में यूज़ होने वाली सेफ्टी डिवाइसेस के बारे में पढ़ा। तो इस तरीके से जो ये आपके पेपर है, इनमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, जिनके लिए आपको तैयारी करके चलना है। तो ये क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव टाइप या मल्टीपल क्वेश्चन टाइप या टिक मार्क जैसे क्वेश्चंस रहेंगे।